दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जो समुद्री लुटेरों के रोमांचक सफर पर आधारित है। अगर आपको पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसी मूवीज पसंद हैं, तो एक्शन एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म भी आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में समुद्र के बीचों बीच समुद्री लुटेरों के सबसे शक्तिशाली सरदार हुबा को दिखाया जाता है, जहां वो अपने जहाज पर सवार समुद्री लुटेरों से कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, पर मैं तुम लोगों को समुद्र के नीचे छुपे उस पुराने शहर तक नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम लोग लालची हो। पर उन लुटेरों का नेतृत्व कर रहा लुटेरा कहता है, हम लोग हर हाल में समुद्र के नीचे छिपे उस शहर तक जाएंगे, क्योंकि वहां ऐसा बहुत कुछ है जिससे ये दुनिया हमारे कदमों में होगी। इसलिए तुम हम लोगों को वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ। लेकिन लुटेरों का सरदार ऐसा करने से मना कर देता है। सरदार हुबा का बेटा बाव छिपकर ये सब देख रहा होता है। तभी वहां रहस्यमय धुंध छाने लगती है, जिससे कई लुटेरे ठंड से जमने लगते हैं। लेकिन फिर वो सभी लुटेरे सरदार हुबा से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हुबा कहता है, मेरे जीते जी मैं तुम्हें उस छिपे हुए शहर तक कभी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर चेहरा ढके हुए उन लुटेरों का अगुआ हुबा का साथी ही उसे गोली मार देता है, जिससे सरदार हुबा समुद्र में गिरकर मर जाता है। और तभी समुद्र में एक विशाल समुद्री जीव नजर आता है। इसके बाद 15 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां समुद्र के किनारे बसे टैंका गांव के कई नौजवान जहाजों पर सवार होकर समुद्र में डूबी और छुपी हुई मूल्यवान वस्तुओं की खोज में निकलते हैं। इस गांव के लोगों की यही दिनचर्या थी, रोज समुद्र में अपने जहाज लेकर जाना और पानी के अंदर गोते लगाकर बहुमूल्य चीजें खोजना। इन्हीं में से एक जहाज पर गांव वालों का लीडर जैक और उसका गोद लिया हुआ बेटा बाव भी होता है। अब बाकी सभी लोगों के साथ बाव भी समुद्र के अंदर गोते लगाता है। फिर वो सभी लोग समुद्र के तली से कीमती चीजें ढूंढने और इकट्ठा करने लगते हैं। इस दौरान बाव जिज्ञासावश काफी गहराई में जाने लगता है। उधर बाकी लोग पानी के अंदर से बहुमूल्य चीजें निकालकर उसे जहाज पर रख रहे होते हैं, और इधर बाव को गहराई में आगे बढ़ने पर सोने का बना हाथ का एक कवच मिलता है। तो वो उस कवच का एक टुकड़ा निकाल लेता है, पर उस टुकड़े को रगड़ते ही उसके हाथ में किसी तरह की शक्ति घुस जाती है और उसे जोर का झटका लगता है। फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक शार्क उसके पीछे लग जाती है। इधर बाकी सभी लोग जहाज पर वापस आ चुके होते हैं, तो इनका लीडर जैक पूछता है कि आखिर बाव अब तक बाहर क्यों नहीं आया। इसी बीच इन लोगों को थोड़ी दूरी पर समुद्री लुटेरों का एक जहाज दिखता है, और वो लुटेरे इन लोगों के जहाज पर गोले दागने लगते हैं। ये देखकर जैक अपने साथियों से कहता है, मैं पानी के नीचे बाव को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर 15 मिनट में मैं वापस नहीं लौटा तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग उन समुद्री लुटेरों के हाथ लगो। फिर जैक पानी में छलांग लगा देता है और गहराई में जाकर बाव को ढूंढने लगता है। अंदर बाव उसे सुन्न अवस्था में मिलता है, तो वो उसे लेकर ऊपर जाने लगता है, पर तभी एक बड़ी मछली ठोकर मारकर जैक को घायल कर देती है, जिससे वो और गहराई में जाने लगता है। जबकि बाव जैक से बंधी हुई रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है। फिर थोड़ी देर में जैक भी पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वहां एक शार्क आ जाती है और जैक फिर वहां नजर नहीं आता, जिससे उसके साथियों को लगता है कि जैक को शार्क खा गई, और बाव अब भी अपनी जहाज से दूर होता है। इसी बीच लुटेरों का जहाज भी इन लोगों के जहाज के बहुत पास आ चुका होता है। इसीलिए टैंका गांव के ये लोग सरदार के पहले के आदेश के अनुसार जहाज को लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाव वहीं पीछे छूट जाता है, जिससे समुद्री लुटेरे उसे पकड़कर अपनी जहाज पर ले आते हैं। अब समुद्री लुटेरों की रानी सीना बाव के सामने आती है। पहले तो वो बाव को रिझाने की कोशिश करती है, पर फिर वो उसके बाजू पर समुद्री लुटेरों का निशान बना देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो बाव कहता है, मैं टैंका गांव से हूँ। इस पर सीना कहती है, पर यह निशान तो सिर्फ समुद्री लुटेरों के खानदान के लोगों के शरीर पर होता है। इसका मतलब यह है कि तुम समुद्र के नीचे खजाना खोजने वाले सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरे हुबा के वंशज हो। इसके बाद सीना बाव को जहाज के एक कमरे में कैद करवा देती है। उस कमरे में एक लड़की निनी भी पहले से कैद होती है। रात होने पर वो लड़की बाव से कहती है, किसी तरह हम दोनों को ये बंधन काटकर यहाँ से भाग चलना होगा, नहीं तो कल सुबह ये लोग हमें मार देंगे।
बाओ पूछता है तुम इस जहाज पर कैसे आई? तो वो बताती है कि मैं समुंदर के नीचे छिपे प्राचीन रहस्यमय शहर को खोजने निकली थी। तो बाओ कहता है पर वो शहर तो सिर्फ किस्से कहानियों में है ना। पर निनी कहती है नहीं, वो शहर सच में मौजूद है। ये सुनकर बाओ को अपने पिता की वो बीती हुई बात याद आती है जिसमें उन्होंने उसे बताया था कि वो शहर समुंदर के विशाल भंवर के नीचे मौजूद है और हम गांव वाले कई सालों से उसकी खोज में हैं क्योंकि उसमें बेशकीमती खजाना तथा रहस्यमय चीजें छुपी हुई हैं। तो अब बाओ कुछ कोशिशों के बाद निनी की रस्सी खोल देता है। अब निनी उससे कहती है पहले मुझे उस लुटेरी सीना के केबिन में जाकर अपना सामान वापस लाना होगा। इसके बाद निनी बाओ को भी आजाद कर देती है। फिर निनी जब सीना के केबिन से अपना सामान उठाने जाती है तो शराब के नशे में डूबे हुए सीना के आदमी निनी को छेड़ने लगते हैं। उधर बाओ समुंदर के नीचे मिला अपना वो सोने का टुकड़ा वापस उठा लेता है और इधर जहाज पर समुद्री लुटेरे निनी को मारने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन तभी बाओ एक रस्सी पर झूलता हुआ वहां आता है और निनी को साथ लेकर समुंदर में कूद जाता है। इसके बाद ये दोनों एक नाव पर चढ़ जाते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं। उधर जब सीना को इस बात का पता चलता है कि वो लड़की और बाओ उनकी कैद से फरार हो गए हैं तो वो अपनी आदमियों पर बहुत नाराज होती है और कहती है उन दोनों का पीछा करो। दूसरे दिन सुबह बाओ और निनी को दिखाया जाता है जो अभी भी नाव में सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं और निनी बाओ के जख्मों पर मरहम लगाती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर निनी बाओ के हाथ से सोने का टुकड़ा लेकर देखती है और कहती है इस पर जिस तरह का चिन्ह बना है ऐसा चिन्ह तो हमारे जूजू आइलैंड पर बना है और हमारे लोगों का मानना है कि समुंदर के बीचों बीच बने हमारे आइलैंड पर कोई ऐसा गुप्त रास्ता है जो समुंदर के नीचे बने उस रहस्यमय प्राचीन शहर तक जाता है। तो बाओ उससे कहता है उस शहर को खोजना मेरे पिता और गांव वालों का सपना है। हालांकि उन्होंने मुझे गोद लिया था पर वो मुझे असली पिता जैसा प्यार करते हैं। ये सुनकर निनी कहती है मेरे भी माँ बाप नहीं हैं, मेरे दादाजी ने ही मेरा पालन पोषण किया है। आगे वो बाओ से बताती है कि जूजू आइलैंड पहुंचने के लिए हमें समुंदर के बीच मौजूद रहस्यमय धुंध से होकर गुजरना होगा और जो भी उस धुंध में जाता है वो मुर्दी की तरह जम जाता है। इस धुंध का निर्माण महान समुद्री लुटेरे हुबा ने किया था। अब तक ये दोनों उस रहस्यमय धुंध के सामने आ चुके होते हैं। तो बाओ निनी से पूछता है आखिर तुम इस धुंध से जिंदा बचकर इस पार कैसे पहुंची थी? निनी बताती है मेरे आइलैंड पर एक ऐसा केमिकल है जिसे पीने से शरीर की गर्मी बहुत बढ़ जाती है और उससे इस जमने वाली धुंध से शरीर पर कोई असर नहीं होता। मैंने आते वक्त एक बोतल वो केमिकल पी लिया था पर एक बोतल अब भी मेरे पास बचा हुआ है। फिर वो केमिकल पीकर ये दोनों अपनी नाव सहित उस रहस्यमय धुंध में घुस जाते हैं तथा धीरे धीरे गला देने वाली इस ठंडी धुंध में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान निनी बाओ से बताती है कि जब वो छोटी थी तो समुद्री लुटेरों के सरदार हुबा ने जूजू आइलैंड पर कब्जा करने के लिए समुद्र के नीचे बने रहस्यमयी शहर की शक्ति से इस धुंध का निर्माण किया था ताकि ना तो कोई बाहरी हमारे आइलैंड तक पहुंच सके और ना ही हमारे आइलैंड का कोई भी इंसान बाहर जा सके। इसलिए मैं उस रहस्यमयी शहर को खोजकर वहां छिपी शक्ति से इस धुंध को खत्म करना चाहती हूँ। आखिरकार ये दोनों कोहरा पार कर जूजू आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब जब बाओ को होश आता है तो वो बिस्तर पर होता है और उसके सामने निनी अपने दादाजी से बता रही होती है कि इसने मेरी जान बचाई थी और ये घायल था इसलिए मैं इसको यहाँ अपने साथ ले आई। अगले दिन जब बाओ सोकर उठता है तो कुछ बच्चे खुशी से उसका अभिवादन करते हैं। तभी वहाँ निनी आती है और वो बाओ को मिस्टर वू से मिलवाते हुए कहती है इन्होंने ही तुम्हारा इलाज किया है। ये हमारे आइलैंड के सबसे जानकार इंसान हैं। इन्हें इतिहास से लेकर विज्ञान तक सभी का काफी ज्ञान है। इसके बाद मिस्टर वू उन दोनों को लाइब्रेरी लेकर जाते हैं और उन्हें एक किताब देते हैं। बाओ जब उस किताब के पन्ने पलटता है तो उसमें उसको वैसा ही चिन्ह बना हुआ दिखता है जैसा कि सोने के उस टुकड़े पर था जो बाओ को समुंदर के अंदर मिला था। ये देखकर वो कहता है कि ये डायरी लुटेरों के सरदार हुबा की है। उसने इसमें समुंदर के नीचे छिपे शहर और इस आइलैंड का जिक्र चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से किया है। तो अब ये तीनों आइलैंड की उस पहाड़ी के तरफ जाते हैं जिस पर वैसा ही निशान बना था जैसा बाओ को मिले सोने के टुकड़े पर था। इस दौरान ये लोग पहले एक जंगल से गुजरते हैं और फिर बड़ी ही मशक्कत के बाद एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पर फिर भी इन लोगों को वो गुप्त रास्ता नहीं मिलता जिससे ये लोग वापस लौट आते हैं। रात होने पर लुटेरों की रानी अपने आदमियों से कहती है कि जहाज के चारों ओर ढेर सारी जलती हुई मशाल लगा दो और जहाज को उस रहस्यमय धुंध के पार ले चलो। मशाल की गर्मी की वजह से उस ठंडी धुंध का हम लोगों पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद जहाज पर मशाल लगाकर ये समुद्री लुटेरे आगे बढ़ते हैं। उधर जूजू आइलैंड पर गुप्त रास्ता खोज रहे बाओ और बाकी लोगों को पहाड़ी के पास समुद्र के किनारे नीले रंग का एक गड्ढा दिखता है।
लुटेरे हुबा की डायरी के अनुसार उसके नीचे एक जहाज होती है। तो ये लोग अब समुंदर में उस नीले गड्ढे वाली जगह पर जाते हैं और उस समुद्री गड्ढे की गहराई में उतरने लगते हैं तथा पत्थरों से बनी एक सकरी सुरंग से होकर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से ये लोग एक प्राचीन शहर के खंडहर में पहुंच जाते हैं और इसके बाद डायरी में दी गई जानकारी के आधार पर रस्सी के सहारे इस खंडहर की गहराई में नीचे उतरते हैं। अब वहां से मसाल जलाकर ये तीनों एक सकरी गली से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी जिस गलियारे में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वहां पीछे से समुंदर का पानी भरने लगता है। बचने के लिए बाव अपना हाथ पानी की ओर करता है तो किसी शक्ति की वजह से वो पानी जम जाता है और ये लोग डूबने से बच जाते हैं। वहां से आगे चलकर ये लोग एक खंडहर गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां ऊपर बने एक पुराने चबूतरे पर चढ़ते हैं। उस चबूतरे पर बने निशान और चिन्ह बाव को जाने पहचाने लगते हैं। ऐसे ही निशान उसके पास के टुकड़े पर भी बना होता है। तो बाव निनी से कहता है इसका संबंध जरूर समुंदर के नीचे बने रहस्यमयी शहर से है। अब बाव चट्टान पर बने उस चिन्ह का समुद्री लुटेरे हुबा की डायरी से मिलान करता है जिस पर लिखा होता है कि समुद्री भंवर की आंख सिर्फ मेरा बेटा ही खोल सकता है और उस समुद्री आंख के नीचे ही वो रहस्यमयी प्राचीन शहर मौजूद है। ये सुनकर निनी कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा इन सबसे क्या संबंध है। अब बाव को अपना बचपन याद आता है जब वो अपने पिता हुबा के साथ इस जगह पर आया था। फिर बाव निनी से कहता है ये निशान मैंने ही बचपन में यहाँ बनाया था। ये सुनकर निनी कहती है तो तुम उस ताकतवर लुटेरे हुबा के बेटे हो और तुमने मुझे धोखे में रखा। तो बाव उसे सफाई देते हुए कहता है कि मुझे खुद ये सब नहीं पता था। पर निनी उससे नाराज हो जाती है और कहती है तुम भी उन्हीं लुटेरों में से एक हो। अब बाव उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो टैंका गांव में पला बढ़ा है और वो कोई लुटेरा नहीं है, भले ही उसका असली बाप समुद्री लुटेरा था। लेकिन तभी अचानक वो गुफा हिलने लगती है और निनी वहां से जाने लगती है। इस दौरान मिस्टर वू बाव से कहता है कि मेरा असली नाम श्वाडा है और मैं तुम्हारे पिता का सबसे खास आदमी था और हर समुद्री यात्रा में उनके साथ रहता था। आगे वो बाव को ये भी बताता है कि उसके पिता हुबा ने समुद्र के नीचे छुपे उस रहस्यमयी शहर को खोज लिया था जिसमें बेशकीमती खजाना और शक्तियां भरी पड़ी हैं और वहां पहुंचने का रास्ता उसका बेटा यानी कि तुम ही खोल सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुटेरों की रानी सीना अपनी जहाज के साथ जूजू आइलैंड पर पहुंच जाती है और उसके आदमी जूजू आइलैंड के सभी निवासियों को बंदी बनाकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब तक बाव भी समुद्र के नीचे से बाहर आ चुका होता है। वो सीना से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो और क्या चाहती हो। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर वू यानी श्वाडा आता है और उसके सामने सीना और बाकी समुद्री लुटेरे झुक जाते हैं। दरअसल इन सब का सरदार श्वाडा ही था और ये सब उसका ही प्लान था। अब तक ये लुटेरे निनी के दादाजी को मार चुके होते हैं। निनी को लगता है कि बाव श्वाडा से मिला हुआ है और उसके साथ इस योजना में शामिल है, पर बाव उसे सफाई देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निनी और उसके आइलैंड के लोगों को अब बाव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो लोग बाव से नफरत करने लगते हैं तथा उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। पर श्वाडा के आदमी उन लोगों को डराकर बाव को बचा लेते हैं। फिर श्वाडा बाव से कहता है कि यहाँ के लोग तुम्हें अब कभी भी नहीं अपनाएंगे और अगर तुम यहाँ रुके भी तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ समुद्र के नीचे छिपे उस प्राचीन शहर की खोज में चलो। अब आइलैंड के लोग भी बाव को धक्का मारकर और पत्थर मारकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। लाचार और जलील होकर बाव श्वाडा के जहाज पर सवार हो जाता है। वहां श्वाडा उसे बताता है कि ये टुकड़ा जो तुम्हें समुद्र में मिला है ये तुम्हारे पिता के शक्तिशाली कवच का हिस्सा है। ये सुनकर बाव उससे पूछता है कि आखिर मेरे पिता की मौत कैसे हुई। तो श्वाडा कहता है कि उन्हें मैंने ही मारा था। हैरान होकर बाव पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही सरदार को मारने की। इस पर श्वाडा कहता है कि समुद्र में बहुत खोजबीन करने के बाद जब हमारे दल को गुप्त शहर मिला तो तुम्हारे पिता ने कहा कि दुनिया में अमन और शांति के लिए इस शहर को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन मैं और बाकी लुटेरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बल्कि हम लोग उस रहस्यमयी शहर का खजाना लूटकर आपस में बांटना चाहते थे। ये सुनकर बाव कहता है तो लालच की वजह से तुमने उन्हें मार दिया। इस पर श्वाडा जवाब देते हुए कहता है कि उस शहर में खजाने के अलावा समुद्र को कंट्रोल करने की शक्ति भी है और मुझे वो शक्ति चाहिए, लेकिन तुम्हारा पिता उस शक्ति को हम लोगों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। फिर वो बाव से कहता है कि अब सबको पता चल चुका है कि तुम एक समुद्री डाकू के बेटे हो, इसलिए कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा और लोग तुम्हें और भी ज्यादा नफरत करेंगे। इसलिए अगर तुम समुद्र के नीचे के शहर की शक्ति को हासिल कर लो तो तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, भले ही वो लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं। ये सब सुनकर बाव का मन बदल जाता है और वो श्वाडा से
से कहता है कि ठीक है, मैं गुप्त शहर तक पहुंचने वाले समुद्री आंख का रास्ता खोलने के लिए तैयार हूं। इसके बाद ये लोग समुद्री सफर पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जूजू आइलैंड पर दुखी निनी अपने दादाजी का अंतिम संस्कार करवा रही होती है। इसके बाद वो टैंका गांव जाती है और वहां के लोगों को अब तक घटी घटनाओं के बारे में बताती है। फिर वो उन सबसे कहती है सिर्फ बाओ ही उस रहस्यमय धुंध को खत्म कर सकता है और उसके लिए उसे गुप्त शहर की शक्ति चाहिए, तभी हम समुद्री लुटेरों को हरा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। दूसरी ओर समुद्री लुटेरों का जहाज समुद्र में उस जगह पहुंच जाता है जहां वो समुद्री भंवर की आंख होती है, तो बाओ अपनी शक्ति से उस भंवर की आंख खोल देता है। ये देखकर स्वाडा और बाकी लुटेरे बहुत खुश होते हैं। इसी बीच निनी भी अपना जहाज लेकर उनके पीछे पहुंच जाती है और उसके साथ टैंका गांव के बाकी लोग भी स्वाडा के जहाज पर धावा बोल देते हैं। इससे सीना की उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तक गांव वालों के कई जहाज वहां पहुंच चुके होते हैं। फिर निनी बाओ से कहती है कि तुम कोई लुटेरे नहीं हो, तुम स्वाडा की बातों में मत आओ। तुम्हारा असली बाप हुबा समुद्री लुटेरा जरूर था, पर वो एक नेक दिल इंसान था। उसने लोगों की भलाई के लिए ये सब किया। ये बात मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। अब तक बाओ को गोद लेने वाला उसका पिता जैक भी वहां पहुंच जाता है और कहता है मैं मरा नहीं, बच गया था। फिर वो जैसे ही बाओ को अपने साथ ले जाने लगता है, स्वाडा पीछे से जैक को गोली मार देता है। ये देखकर बाओ दुख और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसके असली पिता और गोद लेने वाले पिता दोनों को ही स्वाडा ने मार दिया था। इस वजह से अब समुद्री लुटेरों और टैंका गांव के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान ही स्वाडा गुप्त शहर तक जाने के लिए उस भंवर में कूद जाता है, जबकि सीना गांव वालों को मारने में लगी होती है। फिर जब वो निनी को मारने की कोशिश करती है तो बाओ उसको बचाने के लिए सीना से लड़ता है, पर पता नहीं क्यों उसकी शक्ति काम ही नहीं करती। ये देखकर जैसे ही सीना उन दोनों को मारने के लिए छलांग लगाती है, समुद्र से एक विशाल शार्क निकलकर नीना को खा जाती है। इसी बीच समुद्री भंवर की वजह से जहाज डगमगाने लगती है, जिससे उसमें मौजूद सभी लोग इधर उधर लुढ़कने लगते हैं और वो जहाज समुद्री भंवर में समाने लगती है। ये देखकर बाओ निनी से वहीं रुकने को कहकर खुद उस गहरे भंवर में कूद पड़ता है और घुमड़ते हुए समुद्र के नीचे छिपे उस रहस्यमयी शहर तक पहुंच जाता है। फिर वहां आगे बढ़ने पर वो देखता है कि स्वाडा वहां मौजूद शक्ति के स्रोत को खुद की बॉडी में समाहित कर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी पर सोने का एक कवच चढ़ जाता है और वो उस शक्ति से समुद्र को कंट्रोल कर सकता है। बाओ को देखकर वो उससे कहता है कि इसी तरह तुम्हारे पिता ने भी यहाँ से शक्ति प्राप्त की थी। इसके बाद उस शक्ति के दुरुपयोग से स्वाडा वहां के आसपास के पानी को बर्फ में बदलकर जमाने लगता है। उसकी शक्ति के प्रभाव से पूरे समुद्र का पानी बर्फ में तब्दील होने लगता है, जिससे वो जहाज भी ठहर जाता है तथा जहाज पर मौजूद लोग जमने लगते हैं। इधर नीचे बाओ भी ठंड से अकड़ रहा होता है, लेकिन स्वाडा द्वारा फैलाई तबाही को रोकने के लिए वो बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा करता है और वहां मौजूद पहाड़ की दीवार पर मुक्का मारकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसमें ताकत नहीं होती। ये देखकर स्वाडा उसे अपनी शक्ति से दूर उछाल देता है, जिससे बाओ बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद उसके पिता के कवच का टुकड़ा पिघलकर उसके हाथ पर सोने का एक शक्तिशाली कवच बना देता है, जिसके बाद बाओ आगे बढ़ता है और अपने उस शक्तिशाली हाथ से एक मुक्का मारकर बर्फ की दीवार तोड़ देता है। वहां से और आगे जाकर वो उस चट्टान को भी तोड़ देता है, जिसके जरिए स्वाडा शक्ति ग्रहण कर रहा होता है। ऐसा करते ही स्वाडा के शरीर में शक्ति का संचार रुक जाता है और वो सामान्य इंसान बन जाता है। फिर बाओ एक शक्तिशाली मुक्का मारकर वहां मौजूद शक्ति के ढांचे को भी तोड़ देता है, जिससे वहां सब कुछ नष्ट होने लगता है तथा स्वाडा उसके नीचे दब जाता है और देखते ही देखते वो जगह तबाह हो जाती है। ऊपर जहाज पर निनी और बाकी लोग बाओ का इंतजार कर रहे होते हैं, पर बाओ बाहर नहीं आता। शायद बाओ भी मर चुका होता है, इसलिए निनी बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन तभी बाओ पानी के ऊपर आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश होकर उसे जहाज पर खींच लेते हैं। अब निनी और बाओ एक हो जाते हैं और ये लोग एक दूसरे रोमांचक सफर पर निकलते हैं। इस तरह ये एडवेंचर थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।